इको स्क्वायर। तो आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई सीरीज का पार्ट 3, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, सीरीज का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसकी डिग्री होती है, एक्चुअली में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वो सभी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर हमें समझना है कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी which with reference to a change in price of the commodity। मतलब ये बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है? आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका बताता है कि लाइक आप प्राइस है, आपकी जो कमोडिटी है उसका जो प्राइस है और जो आप कमोडिटी सप्लाई करना चाहते हो उसकी क्वांटिटी क्या है। तो जब ये प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपकी इस क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो ये क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिवनेस है ड्यू टू चेंज इन दिस प्राइस। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि जब प्राइस पी अगर चेंज हो रहा है तो इस प्राइस पी में चेंज होने की वजह से आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कहता है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसीलिए जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, चलिए ओके। तो अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो एक फॉर्मूला जो और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ई एस। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली कि आपके प्राइस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, इट इज नोन एज परसेंटेज, आई मीन इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और दूसरी तरीके से जो हम फॉर्मूला होता है हमारा, जिसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बेसिकली बोलते हैं, वही होता है। दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये चेंज क्या है? बेसिकली मान लो आपकी एक क्वांटिटी होगी इनिशियल क्वांटिटी क्यू और न्यू क्वांटिटी होगी क्यू वन। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू होगा आपका कि जब आप न्यू क्वांटिटी के अंदर से अपनी इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करोगे तो ये जो चेंज होगा, ये कितना चेंज इसके अंदर है, तो इट इज नोन एज डेल्टा क्यू। सिमिलरली फॉर प्राइस, तो डेल्टा पी आपका क्या होगा? डेल्टा पी विल बी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होगा। तो जैसे क्यू हमने देखा वो क्या होता है? इनिशियल क्वांटिटी। पी आपका क्या होगा? इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो ये आपने अभी फॉर्मूला देखा, तो ये जो प्रोपोर्शनेट मेथड है आया कैसे? बेसिकली ये ऊपर आपका जो परसेंटेज मेथड है उसी से डिराइव होके आता है। तो आपने देखा होगा जैसे हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो वो क्या होता है? तो अगर हम वही परसेंटेज वाले मेथड को अगर थोड़ा यूज करें, तो फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज ऑफ व्हाट? क्वांटिटी सप्लाइड कौन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंटेज चेंज आया वो। तो देखो आपको किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो बेसिकली आप कैसे निकालते हो कि एक एक कुछ इनिशियल अमाउंट होगी, एक न्यू अमाउंट होगी। तो वो आप देखोगे कि बेसिकली उनके बीच में कितना चेंज आया अपॉन में जो आपकी इनिशियल अमाउंट है इनटू में 100। तो सिमिलरली अगर आपको क्वांटिटी सप्लाइड का निकालना है तो वो क्या होगा? जो आपकी न्यू क्वांटिटी है दैट इज Q1, जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी दैट इज Q अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, सिमिलरली फॉर प्राइस दैट विल बी P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100। और अभी आपने पीछे देखा Q1 माइनस Q को हमने डेल्टा Q बोला। ठीक है, अपॉन में Q
into 100, सिमिलरली डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 100 to 100 चला जाएगा, आपका जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला। तो ये आपने देखा ये कहाँ से डिराइव हो क्या है, ये आपका डिराइव हो क्या है इसी मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इससे डिराइव हो क्या आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो वहाँ क्या क्या डिग्री होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे पहली डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि व्हेन योर इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, व्हेन योर इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। बेसिकली ये क्या बताता है, ये बोलता है कि आपका प्राइस के अंदर एक मिनिमल चेंज आ रहा है और आप उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी में जो है इनफाइनाइट चेंज आ रहा है। तो अभी जैसे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ES आपका क्या था, ES आपका था वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बेसिकली कब होगा कि आपके प्राइस में बहुत मिनिमल चेंज है, या भी कह सकते हैं बेसिकली 0% का चेंज है, और फिर भी अगर आपकी क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है, लाइक आपका प्राइस चेंज फिर भी आपकी अगर चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल 10% से चेंज हो रही है, तो 10 अपॉन 0 तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, आपका इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, बेसिकली व्हेन आप ये सिंपल सिचुएशन में आप ये कह सकते हो, सिंपल टर्म्स में कह सकते हो कि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है बट फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंज है, तो वो आपका क्या होगा, तब आपका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तब आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। वहीं अगर आप रिलेटिवली इलास्टिक या मोर देन यूनिट इलास्टिक की बात करो तो उसका मतलब क्या है, तो फॉर्मूला यही यूज करते हैं। मान लो आपके लाइक प्राइस के अंदर 5% का चेंज आया है और उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी के अंदर 10% का चेंज है, तो जब हम सोल्व करेंगे क्या आएगा 2, तो इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। और सिमिलरली फॉर लेस देन के लिए मान लो आपके प्राइस के अंदर चेंज आया 20% और बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस आपकी क्वांटिटी के अंदर आया चेंज 10% का, तो जब सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0.5 व्हिच इज लेस देन 1। तो ये होगा लेस देन यूनिट इलास्टिक। और व्हाट इज यूनिट इलास्टिक, इसका मतलब है व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो मान लो दोनों के अंदर कितना कितना चेंज आया 10%, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1। ठीक है, लास्ट डिग्री इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके प्राइस के अंदर कुछ चेंज आया, सपोज करो 10% का, बस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, प्राइस चेंज हुआ है आपने क्वांटिटी चेंज नहीं करी, तो इस केस में क्या होगा 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्टली, एक मिनट, ये परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ठीक है, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये जब 0 होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, परफेक्टली, इस सिचुएशन को हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक का मतलब है कि कोई चेंज नहीं है, मतलब प्राइस के अंदर चेंज आया बट फिर भी आपकी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कोई चेंज नहीं है। अगर हम इन सभी केसेस को ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे पहला केस था आपका क्या था, फर्स्ट केस था आपका ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वो क्या था, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है बट आपके प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो देखो, तो इस केस में जो आपका सप्लाई कर्व बनेगा कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी कितनी भी हो, सप्लाई कर्व जो आपका प्राइस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का केस है। देन अगर आप बात करो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 का केस कैसा होगा, उसका केस होगा आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस, की सिर्फ आपका प्राइस चेंज होगा बट आपकी क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसे आपने समझा था। ठीक है, प्राइस चेंज है बट क्वांटिटी के अंदर 0 चेंज है। वहीं अगर आप यूनिटरी इलास्टिक की बात करो तो यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा कि दोनों के अंदर इक्वल चेंज है, लाइक ये इधर 45 डिग्री टाइप लाइन, कि जितना चेंज प्राइस के अंदर है उतना ही क्वांटिटी के अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर वहीं अगर आप फोर्थ केस की बात करो, ये कौन सा था, यूनिटरी इलास्टिक। और अगर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक की हम बात करें, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो वो क्या होगा, वो इस वाले केस के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का हो जाएगा। और वहीं अगर आप फिफ्थ केस की बात करो तो वो क्या होगा, ES लेस देन 1,
तो वो क्या होगा, उसकी शेप जो ये हमारा यूनिट इलास्टिक है इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा फ्लैटर आई मीन स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब देखो, अगर मैं एक ही ग्राफ के अंदर आपका ये सारे बनाना चाहूँ, ये बना के आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखो, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इनको, अगर आप समझना चाहो तो। देखो, ये वाला जो है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस व्हाट, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज व्हाट, elasticity is equals to infinity. 45 degree line is what, elasticity is equals to 1। और ये फ्लैटर वाला elasticity is more than 1। और ये स्टीपर वाला elasticity is less than, ठीक है। greater than 1, less than 1, equals to 1, equals to infinity and equals to 0, and this is equals to infinity। तो ये perfectly elastic, perfectly inelastic, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक जिसको हम रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं, सॉरी लेस देन यूनिट इलास्टिक जिसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोलते हैं, एंड दिस इज मोर देन यूनिट इलास्टिक जिसको हम रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान, दीज आर नोन एज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलास्टिसिटी कर्व की शेप होंगी एट डिफरेंट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है आपका वो है टाइम फैक्टर, ठीक है। तो टाइम फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है वो समझते हैं। तो ये ध्यान रखना आप कि टाइम फैक्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि शॉर्ट रन है, शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर आपकी जो सप्लाई है रिलेटिवली क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। कि फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी चीज का प्रोडक्शन है, अब आपको बोला जाए कि भाई एक दिन के अंदर आप, एक दिन के अंदर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कराओ, तो इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है, रिलेटिवली डिफिकल्ट। मतलब एक दिन के अंदर ऐसा प्रोडक्शन करना बहुत, मतलब एकदम से चेंज करना डिफिकल्ट है। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप एक साल एक महीने के अंदर करो, तो वो पॉसिबल है, वो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई के अंदर चेंज आना, सप्लाई चेंज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, वहां पर लेस इलास्टिक होती है। वहीं लॉन्ग रन में इजिली किया जा सकता है, तो वहां पर मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ द कमोडिटी, तो नेचर ऑफ द कमोडिटी नेक्स्ट फैक्टर है। अगर आपकी कमोडिटी का नेचर कैसा है, पेरिशेबल, कैसा नेचर है, पेरिशेबल। तो पेरिशेबल का मतलब क्या है, तो जो अगर आपकी कमोडिटी पेरिशेबल है, नेचर उसका पेरिशेबल है, तो वो कैसा होगा, लेस इलास्टिक होगा। वो कैसा होगा, लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। वहीं अगर आपकी जो कमोडिटी है वो ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल गुड्स का जो नेचर होता है वो कैसे होते हैं, वो इलास्टिक सप्लाई होती है उनकी, ठीक है। तो वो रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। वहीं अगर आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करो, तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि अगर आपकी टेक्निक ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द टेक्निक, तो उस केस में आपकी सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। क्योंकि जब आप टेक्निक चेंज नहीं कर सकते तो सप्लाई के अंदर चेंज आना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पर इनइलास्टिक। अगर सिंपल टेक्निक है या इजीली फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकते हो, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, इलास्टिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द इनपुट यूज। अब कौन कौन से इनपुट यूज कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है। तो सबसे पहला, अगर आप कॉमनली यूज फैक्टर यूज करते हो तो वो क्या, इलास्टिक, क्योंकि उनको इजीली आप सभी के पास अवेलेबल है, चेंज किया जा सकता है, तो इलास्टिक। वहीं अगर आप कुछ स्पेशलाइज फैक्टर चेंज कर रहे हो, ऐसे फैक्टर जो स्पेशलाइज्ड हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी जो सप्लाई होगी इनइलास्टिक होगी, क्योंकि आपको सप्लाई करने के लिए फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, बट दीज फैक्टर आर स्पेशलाइज, थोड़ी डिफिकल्टी होती है इनको लेके आने में, तो मतलब वहां पर आपका इलास्टिसिटी जो है वो इनइलास्टिक होगा। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करो कि प्राइस जो है फ्यूचर में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सो इन दिस केस इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन प्राइस की, अगर फ्यूचर में प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, तो अभी करंटली आप क्या करोगे, अपनी सप्लाई को आप इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि आप यू आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर, तो आप क्या करोगे, अभी सप्लाई को कम करके, अभी सप्लाई को अपनी कम करके आप सोचोगे कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आप फ्यूचर में उसको बढ़ाना चाहोगे। तो करंटली क्या कर रहे हो, करंटली इनइलास्टिक है, अभी उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, मतलब अभी प्राइस चेंज होना हो, अभी प्राइस चेंज हो रहा है, बट आप अपनी सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, फ्यूचर में अपनी सप्लाई बढ़ाओगे। देन अगर आप डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा फ्यूचर में, प्राइस
डिक्रीज हो रहा है फ्यूचर में, तो आप सोच रहे हो कि यार 2 दिन बाद फ्यूचर में जो है प्राइस डिक्रीज हो सकता है, तो आप क्या करोगे, अभी उसकी सप्लाई को बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज हो गया तो इट इज पॉसिबल कि आपको लॉस हो सकता है, तो अभी आप क्या करोगे, अपनी सप्लाई को चेंज कर दोगे। ठीक है। अब नेचुरल कंस्ट्रेंट की बात करो कि अगर जो कमोडिटी है उसके ऊपर कुछ नेचुरल कंस्ट्रेंट है, या आप प्रोडक्शन कर रहे हो वहां पर नेचुरल कंस्ट्रेंट है, तो वहां जो चीज की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि कंस्ट्रेंट है देन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, तो उस केस में कमोडिटी जो है वो लेस इलास्टिक होगी। चलिए, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है, फॉर्मूला समझा, फैक्टर समझे, डिफरेंट डिग्री समझी, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, पहले अपना फॉर्मूला लिखना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप परसेंटेज मेथड यूज करोगे या प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करोगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्यू टू अ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 400 टू 450, 400 टू 450, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपको एक चीज अब परसेंटेज में दी हुई है, एक चीज आपको परसेंटेज में दी हुई है, दूसरा दो क्वांटिटी दी हुई है, तो हम इजिली इनका क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, और परसेंटेज वाला अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको प्राइस का परसेंटेज चेंज गिवन है, प्राइस का परसेंटेज चेंज गिवन है 10, और आपको क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज पता लगाना है, तो वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वो मैंने आपको बताया था, वो क्या होगा, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100। तो Q1 आपका कितना है, 450, Q कितना है 400, 400 इंटू 100 इंटू में 100, तो ये इधर गया आपका। देन यहाँ पर आप देखोगे ये क्या होगा, 50 अपॉन में 4। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.5% का चेंज, ठीक है, 12 पॉइंट, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 12.5। तो आपका यहाँ परसेंटेज चेंज कितना है, 12.5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 1.25। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी 1.25। यहाँ पूछ रहा है इज सप्लाई इलास्टिक, सप्लाई आपकी इलास्टिक है, तो यस इट इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ये इस तरीके से हम जो अभी मैंने करके दिखाया आपको, तो वहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आई है, विच इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम रिलेटिवली इलास्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में कमेंट पूछा था, तो हम इसको कहेंगे इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो हम इसे मोर देन यूनिट इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए कि कमेंट करने को बोला है नहीं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 5, तो जो इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है वो लिखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी 5 दी हुई है आपको। देन अ प्रोड्यूसर सप्लाइज 500 यूनिट एट ₹5, तो जो क्वेश्चन गिवन है वो लिख ले। प्राइस 5 पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है 500 यूनिट्स। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड एट ₹6। तो अब ये पूछ रहा है कि 6 पर कितनी करेगा। बेसिकली Q1 हमें निकालना है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, ES इज इक्वल्स टू डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P/Q। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है 5। डेल्टा Q आपको नहीं पता, क्योंकि बेसिकली डेल्टा Q क्या होगा, डेल्टा Q विल बी Q1 माइनस Q। तो यहाँ पर हम डेल्टा Q ही लिखते हैं। व्हाट इज डेल्टा P, डेल्टा P विल बी P1 माइनस P। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा P क्या आ गया 1। इनिशियल प्राइस कितना है 5, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 500। ठीक है, तो इसे हमें अगर यहाँ पर सोल्व करते हैं 100, और ये 100 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू 5। डेल्टा क्यू कितना है आपका, डेल्टा है 500। तो अब हम इसको यूज करते हैं और अपना Q1 निकालते हैं। तो देखो अभी आपने निकाला डेल्टा क्यू कितना निकाला
डेल्टा क्यू आपने निकाला 500, तो आपको पता ही है डेल्टा क्यू आपका क्या है, डेल्टा क्यू है आपका Q1 माइनस Q। डेल्टा क्यू अभी कितना आया है 500, Q1 आपको निकालना है। Q आपका कितना था क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल 500, ठीक है, तो वो कितना था 500, तो Q1 कितना था, Q1 आ जाएगा आपका 1000, ठीक है, तो कितना आ गया आपका Q1 आ गया आपका 1000, ठीक है। तो ये आपने देखा डेल्टा क्यू आपको Q1 निकालने के लिए डेल्टा क्यू की जरूरत थी। डेल्टा पी आपका कितना आया 1 आया है। इनिशियल प्राइस कितना था 5, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 500, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 500, तो हमने पुट किया, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कितनी है 5, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा डेल्टा क्यू यहाँ से कितना आया 500, देन जब डेल्टा क्यू का यूज करके हमने Q1 निकाला तो वो कितना आया, वो आया है 1000, वो कितना है 1000। तो बेसिकली आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो प्राइस आपका 5 से 6 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई 500 से 1000 होगी, ठीक है। तो ये उस लॉ ऑफ सप्लाई को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड एट ₹8 यूनिट इज दिस। तो भैया प्राइस कितना दिया हुआ, प्राइस इज 8, तो क्वांटिटी कितनी बोल रहा है, क्वांटिटी है 400। फिर बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना दिया हुआ है, वो बोल रहा है 2। देन बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू प्राइस एट विच क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 600। तो न्यू क्वांटिटी दी हुई है 600, यहाँ पर बोल रहा है न्यू प्राइस निकालो, ठीक है। तो न्यू प्राइस हमें फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने न्यू क्वांटिटी निकाली थी, इसमें न्यू प्राइस निकाल लेंगे। तो ये 2 गिवन है, सेम तरीके से फॉर्मूला यूज करके ES डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी बाई क्यू। तो यहाँ पर हम पहले डेल्टा पी निकाल लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा 600 माइनस 400 विच इज 200। डेल्टा पी नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल प्राइस इज 8, इनिशियल क्वांटिटी इज, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इज 400। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा 50, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 4, मतलब ये यूज करोगे आप, ये डेल्टा पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा पी उधर चला जाएगा और ये आपका 2 जो है इधर डिवाइड में, तो डेल्टा पी आपका कितना आया, डेल्टा पी आया आपका 2। इसका यूज करके आप निकाल सकते हो अपना न्यू प्राइस, ठीक है, इसका यूज करके न्यू प्राइस निकाल सकते हो। डेल्टा पी 2 आया है, तो डेल्टा पी जब आपका 2 आया है तो देखो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी इज P1 माइनस पी, तो दिस इज 2, P1 आपको निकालना है, P कितना था 8, जो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका P1 क्या आ जाएगा 2 + 8, तो P1 आपका क्या आया 10, ठीक है। तो न्यू प्राइस आपका कितना आया 10, ठीक है। तो न्यू प्राइस आपका कितना आया 10। तो ये जो पूछा था न्यू प्राइस जिस पर 600 क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे तो वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बेसिक आपको जनरल मतलब समझना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, डिग्रीज होती हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने के बाद आपको बस सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वो है, ठीक है। तो काफी इजी टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इशू आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के डाउट वहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी टाइप को देखने के लिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो चैनल को के लिंक को, वीडियो के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।